वेलकम बुक्स लर्नर। आज हम परमार सर की फैटमैन बुक का बायोलॉजी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से कंप्लीट कोशिका चैप्टर पूरा करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशिका चैप्टर। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो यानी कोशिका और लॉजी माने अध्ययन। कोशिका क्या है? जीवन का निर्माण खंड है, जीवन की मौलिक इकाई है और जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार है। कोशिका की खोज, सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने कोशिका की खोज कॉर्क के छाल में, पेड़ के छाल में की थी। और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था तालाब के पानी में 1674 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत 1838 में स्लेडन और स्वान ने दिया था, जिसमें से कहा गया कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिकाओं की जीवन की मूल इकाई है। कोशिका ही जीवन की मूल इकाई है। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने अपना प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत दिया, जिन्हें ओमिनस सेलुला ई सेलुला कहते हैं। ओमिनस सेलुला ई सेलुला का अर्थ है कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनी है। जितनी भी नई कोशिकाएं हैं वो पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। ये कहना था रुडोल्फ विर्चो का। इसका अपवाद है वायरस, क्योंकि वायरस में न तो प्रोटोप्लाज्म होता है और न ही कोई कोशिका अंगक ही होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो वो है अंडाणु, जो कि फीमेल का पार्ट है, मादा यौन कोशिका। अगर मानव में सबसे छोटी कोशिका वो शुक्राणु है, जो कि पुरुष यौन कोशिका है। पुरुष में सबसे बड़ी कोशिका, ये पुरुष में मनुष्य के लिए कहा गया है कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। न्यूरॉन ये सबसे लंबी कोशिका है और ये ब्रेन का इकाई है, यूनिट है। महिलाओं में सबसे छोटी कोशिकाएं आरबीसी। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिकाएं आरबीसी है, लेकिन अगर पुरुष में कहा जाए तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। शुक्राणु से छोटा कुछ नहीं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा एकमात्र कोशिका अगर पूछा जाए तो वह शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। ये जीवित सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जो एक जीवाणु है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। यह एक पतली, लोचदार और लचीली संरचना है। यह जंतु कोशिकाओं में कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण ये है जंतु कोशिका में। मगर पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सबसे बाहरी और ये कोशिका झिल्ली के ठीक नीचे बाहर की तरफ रहते हैं। तो इनका कार्य क्या है? ये सुरक्षात्मक बाधा के रूप में एक अंगरक्षक की तरह कार्य करता है। यह कोशिका को आकार देता है। यह आंतरिक सामग्री को धारण और उसकी सुरक्षा करती है। कौन? तो कोशिका झिल्ली। यह पदार्थों के अंदर और बाहर की गति को नियंत्रित करता है। अंदर और बाहर की गति को नियंत्रित करना कोशिका झिल्ली का काम है। इन्हें अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। ये चयनात्मक होती है। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। इनका संरचना ये प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन 50%, लिपिड 50%, यानी कि फॉस्फोलिपिड से बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से। कोशिका झिल्ली के आर पार गति। कोशिका झिल्ली के आर पार गति विसरण विधि से होता है।
इसमें उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं की स्वतः शुद्ध गति होती है। विसरण की दर गैस में सबसे अधिक, उससे कम द्रव में और सबसे कम ठोस में। उदाहरण के लिए अगरबत्ती की गंध कहीं भी जले रूम में सबसे पहले सुगंध आ जाती है, यह विसरण के कारण होता है। और एक परासरण में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल का प्रवाह है। जल हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहता है, लेकिन अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से होता है। कोशिका परासरण के माध्यम से जल को अवशोषित करती है। जब पूछा जाए इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, और यह एक संतुलन अवस्था तक बना रहता है। जब तक दोनों तरफ बराबर सांद्रता नहीं हो जाए तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब पढ़ते हैं सक्रिय परिवहन और उत्क्रम प्रसारण के बारे में। कोशिका झिल्ली के पार अणुओं का कम सांद्रता वाले क्षेत्र से, कोशिका झिल्ली के बाहर के अणुओं का कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर आवागमन, कम सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर आवागमन होता है। इसके लिए कोशिका की कोई ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका झिल्ली के पार अणुओं का कम सांद्रण वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर आवागमन होता है। इसके लिए कोशिकीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीन तरह के ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं, जिन्हें आमतौर पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या कपल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट शामिल होता है। पैसिव फैसिलिटेटेड मेम्ब्रेन के पार एक ही तरह के सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करता है। मेम्ब्रेन के पार सिर्फ एक ही तरह के सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करता है। स्टीमपोर्ट यानी कि कोड ट्रांसपोर्ट, इसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या आयंस को एक ही समय पर एक ही दिशा में ट्रांसपोर्ट करता है। अक्सर एक ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया जाता है। एक ग्रेडियंट का इस्तेमाल दूसरे को चलाने के लिए किया जाता है। एंटीपोर्ट क्या है? काउंटर ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। इसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या आयन विपरीत दिशाओं में ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी अगर यूनिपोर्ट में पूछा जाए तो एक ही तरह के सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करता है, और सिम पोर्ट में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या आयंस को एक ही दिशा में ट्रांसपोर्ट करते हैं। मगर एंटीपोर्ट में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या आयंस को विपरीत दिशा में, ये ध्यान रखने लगे, विपरीत दिशा में। यूनिपोर्ट में एक तरफ से दूसरे तरफ ही जा रहे हैं हर बार, एक तरफ से दूसरे तरफ यूनिपोर्ट में। मगर सिम पोर्ट में क्या हो रहा है, इसमें दो अलग अलग आयंस एक ही दिशा में आ रहे हैं, और एंटीपोर्ट में दोनों एक दूसरे को विपरीत जा रहे हैं, एक इधर और एक इधर। तो एक होता है समपराशरी, एक अल्पराशरी, एक होता है अतिपराशरी। समपराशरी जो सामान्य विलयन में होते हैं, इसमें कोशिका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि समान विलयन में है, दोनों तरफ का सांद्रता एक जैसी है, इसमें कोशिका का आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे विलय और विलायक समान होते हैं, दोनों की सांद्रता। मगर अल्प पराशरी में विलयन तनु होते हैं, तनु विलयन होते हैं। इनमें कोशिका फूल जाती है, क्योंकि विलायक का मात्रा ज्यादा है विलय से, जिससे विलायक विलय के अंदर चला जाता है और कोशिका को फुला देता है। मगर अति पराशरी में इसमें सांद्र विलयन होता है, कोशिका से बाहर का माध्यम ज्यादा सांद्र, ज्यादा गाढ़ा होता है, जिसके कारण से कोशिका के अंदर का सारा द्रव बाहर की ओर निकल जाता है, जिससे कि कोशिका सिकुड़ जाती है। इसमें विलय की सांद्रता ज्यादा है विलायक से, इसलिए विलायक का सब कुछ बाहर निकल करके आ जाता है कोशिका का बाहर। कोशिका भित्ति ये केवल पादप में, जीवाणु में, कवक में
शैवाल में मौजूद होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। बाकी ये पादप में, जीवाणु में, कवक में और शैवाल में पाया जाता है। कोशिका भित्ति एक जीवित संरचना नहीं है। कोशिका भित्ति जीवित नहीं होती है, ये कठोर मजबूत होती है, ये लचीला नहीं होती है। कोशिका भित्ति चयनात्मक पारगैम्य कोशिका झिल्ली नहीं है। कोशिका भित्ति चयनात्मक पारगैम्य झिल्ली नहीं होती है। इनमें अणुओं के मुक्त मार्ग की अनुमति देता है। यह किसी को रोकता नहीं है अंदर बाहर जाने से। कोई भी पानी, खनिज, कुछ भी अंदर बाहर जा सकता है कोशिका के। यह कोशिका को कठोर बनाता है और उसको आकार प्रदान करता है। यह कोशिका को संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे जीवाणु में कोशिका भित्ति बना होता है पेप्टीन का, पेप्टिडोग्लाइकन का। ये ज्यादा पूछा जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन। ये जीवाणु में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और कवक में काइटिन का और पादप में सेलुलोज का और शैवाल में सेलुलोज और पेक्टिन का। पादप में सेलुलोज का, जबकि शैवाल में सेलुलोज या पेक्टिन दोनों का हो सकता है। ग्लाइकोकॉलिक्स एक सतही परत जो जीवाणु में कोशिका झिल्ली को ढकती है। पूछा जाए ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स एक सतही परत जो जीवाणुओं में कोशिका झिल्ली को ढकती है। देखते हैं गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र कोशिकाओं के नाभिक में सेंट्रल में धागे जैसी संरचना होती है जिनमें डीएनए और जीन पाया जाता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम, इनमें धागे जैसी संरचना होती है जिनमें डीएनए और जीन पाया जाता है। वे अनुवांशिक जानकारी को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ले जाते हैं। यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक सारा जेनेटिक्स कोड, सारी जानकारी ले जाने का काम गुणसूत्र का है। गुणसूत्र के घटक क्या क्या है? डीएनए और प्रोटीन। अगर पूछा जाए गुणसूत्र किन किन चीज से मिलकर बनी है, तो डीएनए और प्रोटीन से, और इन्हीं को हिस्टोन बोला जाता है। एक मनुष्य में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, जिनमें 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र कहा जाता है जिनसे शरीर का निर्माण होता है, मगर एक जोड़ा गुणसूत्र जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है जिससे कि सेक्स का निर्माण होता है कि कौन पुरुष बनेगा कौन महिला। जिनमें XX पाया जाएगा वो बनेगी महिला, और जिनमें XY पाया जाएगा वो पुरुष बनेगा। डीएनए अनुवांशिक जानकारी रखता है, और जीन जो डीएनए के कार्यात्मक खंड है, इस जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संरचनात्मक संचारित करने के लिए जिम्मेदार है। यानी डीएनए क्या है? डीएनए अनुवांशिक जानकारी रखता है, और डीएनए जीन जो डीएनए के कार्यात्मक खंड है, यानी कि डीएनए का कार्यात्मक खंड, क्रोमोसोम का खंड डीएनए है, डीएनए का खंड जीन है। जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित करने के लिए जिम्मेदार होता है। डीएनए अणु की खोज किसने की थी? डीएनए की अगर पूछे खोज किसने की थी तो फ्रेडरिक मिसर ने किया था। इसको सब वाटसन एंड क्रिक लगा देते हैं, मगर डीएनए का पूछा जाए खोज किसने किया था तो फ्रेडरिक और मिसर ने किया था 1869 में। जब तक यह नहीं पूछा जाए कि डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडली संरचना की खोज किसने किया था, तब लगाना है वाटसन और क्रिक ने, जो कि 1953 में किया था। घटक और संरचना, कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर। 1944 में ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड और मैकलिन मैकार्थी, यानी एवरी, मैकलियोड और मैकार्थी ने डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पहचाना था। उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पर काम किया और यह साबित किया कि रूपांतरण सिद्धांत, जिसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, डीएनए ही था। जो रूपांतरित सब्सटेंस था, जो बदलाव ला रहा था, वो
डीएनए ही था। डीएनए में मुख्य 4 घटक पाए जाते हैं, ये एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अगर पूछा जाए एडेनिन थाइमिन से और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा रहता है। उन्नीस सौ बावन में हर्शे और चेस ने इस बात की पुष्टि की कि डीएनए न कि प्रोटीन वो अनुवांशिक पदार्थ है। सबसे पहले ये कहा जाता था कि प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ है, मगर 1952 में हर्शे और चेस ने इस बात की पुष्टि की कि डीएनए न कि प्रोटीन वह अनुवांशिक पदार्थ है जिसे वायरस परपोषी कोशिकाओं होस्ट सेल में प्रवेश कराते हैं। यानी कि डीएनए ही है जो कि किसी भी वायरस को किसी होस्ट सेल में प्रवेश कराते हैं। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक मजबूत सहसंयोजक जुड़ाव है जो डीएनए और आरएनए की शर्करा फॉस्फेट रीढ़ यानी कि बैकबोन का निर्माण करता है। डीएनए और आरएनए की शर्करा फॉस्फेट रीढ़ का निर्माण करता है। एक शर्करा अणु के 3 कार्बन परमाणु को दूसरे शर्करा अणु के 5 कार्बन परमाणु से एक फॉस्फेट समूह के माध्यम से जोड़ा जाता है। मतलब एक शर्करा अणु के 3 कार्बन परमाणु को दूसरे शर्करा अणु के 5 कार्बन परमाणु से एक फॉस्फेट समूह के माध्यम से जुड़ता है। मानव जीनोम परियोजना जो 1990 में शुरू हुई और 2003 में पूरी हुई का लक्ष्य उन 3 अरब क्षार युग्मों बेस पेयर्स के क्रमों को निर्धारित करना था जिन्हें मानव डीएनए बना होता है। इनसे मानव डीएनए बना होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? जीनोम सीक्वेंसिंग यानी जीनोम अनुक्रम एक प्रयोगशाला प्रक्रिया है जो किसी जीव को जीनोम के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन क्षारों का क्रम को निर्धारित करती है। मानव जीनोम अनुक्रम का प्रभाव यह एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र की शुरुआत करता है। डीएनए के संदर्भ में कॉम्प्लीमेंट्री शब्द क्षार विशिष्टता बेस स्पेसिफिक डीएनए के संदर्भ में कॉम्प्लीमेंट्री शब्द क्षार विशिष्टता बेस स्पेसिफिसिटी पर आधारित हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता को दर्शाता है। यह ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है। फेज एक फेज एक जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज है जिसकी डीएनए की लंबाई ज्ञात डीएनए लंबाइयों में सबसे छोटी होती है। 1950 के दशक से पहले संरचनात्मक अध्ययनों के लिए अक्षत इंटैक्ट डीएनए को अलग न कर पाने का मुख्य कारण डीएनए की विशाल बहुलक प्रकृति और उसकी भंगुरता थी। फॉस्फोडाइस्टर बंध के फॉस्फेट समूह के आयनीकृत होने के योग ऑक्सीजन परमाणु डीएनए अणु के समग्र
ऋणात्मक आवेश में सर्वाधिक योगदान देते हैं। जीन एडिटिंग क्या है? जीन एडिटिंग एक सटीक तकनीक है, विशेष रूप से क्रिस्पर Cas9 जो जीनोम में विशिष्ट स्थानों पर डीएनए को जोड़ने, हटाने या बदलने के लिए आणविक कैंची। अगर पूछा जाए कि क्रिस्पर क्या है, तो क्रिस्पर को आणविक कैंची मॉलिक्यूलर सीजर्स के रूप में कार्य करती है। यह लक्षित आनुवांशिक संशोधनों को संभव बनाती है जिनसे सिकल सेल जैसे रोगों के लिए अनुसंधान और चिकित्सा विकास में तेजी आती है। साथ ही कृषि क्षेत्र में भी नवाचारों को बढ़ावा मिलता है। क्रिस्पर Cas9 को 2012 में जेनिफर डोडना और इमैनुअल चारपेंटियर द्वारा, ये पूछा जाएगा, क्रिस्पर को 2012 में जेनिफर डोडना और इमैनुअल चारपेंटियर द्वारा विकसित किया गया था। यानी क्रिस्पर का विकास जेनिफर डोडना और इमैनुअल चारपेंटर द्वारा किया गया था। क्रिस्पर का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए, फुल फॉर्म क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक और रिपीट्स है। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव जीमोस ऐसे जीवित जीव, पौधे, जानवर या सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकी का उपयोग करके इस तरह से बदला गया होता है जो स्वाभाविक रूप से, जैसे कि संभोग या प्राकृतिक पुनर्योजन के माध्यम से नहीं होता है। उदाहरण के लिए बीटी कपास एक जीन एडिट करके बनाया गया कपास है। अब पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य वह तरल पदार्थ है जो कोशिकाओं को भरता है। यह वह हिस्सा है जो प्लाज्मा झिल्ली और परमाणु आवरण के बीच स्थित होता है। प्लाज्मा झिल्ली और परमाणु आवरण के बीच स्थित होता है। कोशिका अंग कोशिका द्रव्य में ही मौजूद होते हैं। सारा कोशिका अंग कोशिका द्रव्य में तैरते हैं। साइटोसोल कोशिका द्रव्य का जलीय तरल भाग को साइटोसोल कहा जाता है। कोशिका द्रव्य समावेशन कोशिका द्रव्य के गैर जीवित घटक यह दो रूपों में मौजूद होते हैं। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या है? यह शिथिल रूप से पैक अनुलेखन रूप से सक्रिय होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन यह सघन रूप से पैक और अनुलेखन रूप में निष्क्रिय होता है। मतलब हेट्रोक्रोमेटिन का अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन नहीं किया जा सकता, मगर यूक्रोमेटिन का ट्रांसक्रिप्शन किया जा सकता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है। यह कोशिका के अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, इंपॉर्टेंट है ये, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। केंद्रक कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। केंद्रक एक यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे बड़ा अंग है जो दोहरी झिल्ली वाला होता है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
यूकैरियोटिक जीव जिसमें कि सभी ऑर्गेनल्स अच्छी तरह से डेवलप होते हैं, सभी ऑर्गेनल्स अच्छी तरह से उसमें डेवलप होते हैं, सबका स्थान फिक्स रहता है कौन कहाँ है। मगर जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें सही से विकसित नहीं होता है, कोशिका झिल्ली कहीं है, केंद्रक का झिल्ली फिक्स नहीं रहता है, वो कहाँ है कहीं भी तैर के रह सकता है, यानी कि वो डेवलप नहीं होता है, वो प्राचीन होता है। और यूकैरियोटिक पूरी तरह से डेवलप होता है। केंद्रक एक दोहरी परत वाली परमाणु झिल्ली से घिरा होता है जो नाभिक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। केंद्रक नाभिक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। यह केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच आवश्यक पदार्थ को नियंत्रित भी करता है। यह केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच आवश्यक पदार्थ को नियंत्रित करता है। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एक प्रकार का जीव द्रव्य है। केंद्रक द्रव्य एक प्रकार का जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य, यह शब्द 1839 में पार्किंसंस द्वारा गढ़ा गया था। अगर पूछा जाए जीव द्रव्य शब्द किसने दिया, तो 1839 में पार्किंसन द्वारा दिया गया। जो प्रोटीन द्रव्य से बना होता है, जो प्रोटीन द्रव्य से बना होता है, इसमें डीएनए से बने क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण होता है। इसमें क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण होता है और आमतौर पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है, यानी कि ये भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में ही पाया जाता है। यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूक्रोमेटिन ढीले अंग से पैक होता है और ये ट्रांसक्रिप्शन की दृष्टि से सक्रिय होता है। जो भी पढ़े थे, ये ढीले अंग से पैक होता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन किया जा सकता है। मगर हेट्रोक्रोमेटिन का ये कसकर टाइटली पैक्ड रहता है और इसका ट्रांसक्रिप्शन की दृष्टि से निष्क्रिय होता है, यानी कि इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं किया जा सकता है। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्रों का निर्माण करता है, यानी कोशिका विभाजन होने से पहले क्रोमेटिन ही गुणसूत्र का रूप ले लेती है। केंद्रक द्रव्य की सामग्री, केंद्रक द्रव्य की सामग्री, केंद्रक, केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक के भीतर एक विशिष्ट गैर झिल्ली बंध संरचना है जो मुख्य रूप से राइबोसोम के निर्माण में अपनी मुख्य भूमिका के लिए जाना जाता है। क्रोमेटिन सामग्री, क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन, मुख्य रूप से हिस्टोन का एक जटिल संरचना है जो कोशिका की आनुवांशिक सामग्री बनाता है। क्रोमेटिन सामग्री, प्रोटीन क्रोमेटिन सामग्री दो चीज से मिलकर बना है, डीएनए और प्रोटीन से, जो हिस्टोन का एक जटिल संरचना है जो कोशिका की आनुवांशिक सामग्री बनाता है। अब पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में थोड़ा विश्लेषण से। प्रोकैरियोट का आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोट 10 से ज्यादा, 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। यानी प्रोकैरियोट बहुत छोटा होता है, इसलिए इसमें विकसित कोशिकांग नहीं पाया जाता है। यूकैरियोट प्रोकैरियोट से थोड़ा बड़ा होता है, इसमें विकसित कोशिकांग पाया जाता है। प्रोकैरियोट में केंद्रक अनुपस्थित होता है और होता भी है तो पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, मगर यूकैरियोट में केंद्रक उपस्थित होता है और यह पूर्ण विकसित होता है। केंद्रिका, प्रोकैरियोट में केंद्रिका अनुपस्थित होता है, यूकैरियोट में केंद्रिका उपस्थित होता है। प्रोकैरियोट में कोशिका अंगक जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी अनुपस्थित होते हैं, या होते भी हैं तो बहुत ही कम, कुछ कुछ ही होते हैं, जबकि यूकैरियोट में सभी कोशिका अंगक प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट में गुणसूत्र भी एकल होता है, उसमें एकल गुणसूत्र पाया जाता है, और यूकैरियोट में एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। उदाहरण के लिए जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया,
जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी, ये नीला हरा शैवाल कहा जाता है, और माइकोप्लाज्मा। ये तीनों जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये प्रोकैरियोट के उदाहरण हैं, जबकि यूकैरियोट में पादप और जंतु कोशिका आते हैं। यानी जितना भी जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा होगा वो प्रोकैरियोटिक में आएगा, और पादप और जंतु कोशिका ये डेवलप्ड है, ये यूकैरियोटिक में आएगा। देखिए प्रोकैरियोट में ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं पाया जाता है, इसमें जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस ये सब आता है, मगर एक फुली डेवलप्ड कोशिका आता है, पादप और जंतु कोशिका, ये पूरी तरीके से डेवलप होता है। बैक्टीरियल फ्लैजेलम, बैक्टीरियल फ्लैजेलम यानी कि कशाभिका सूक्ष्म बाल जैसी संरचनाएं होती है जो कोशिका की गति में शामिल होती है। कशाभिका एक सर्पिल संरचना है जो कशाभिक प्रोटीन से बनी होती है। कशाभिका संरचना 3 भागों में विभाजित होते हैं: आधारभूत शरीर, कुंडली और तंतु। आधारभूत शरीर, बेसल निकाय, ये आधारभूत शरीर है। यह कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य झिल्ली से जुड़ी होती है, जबकि कुंडली यह तंतु के आधार पर मौजूद एक व्यापक क्षेत्र है। और तंतु क्या है? कुंडली से निकलने वाली पतली बाल जैसी संरचना कुंडली कहलाती है। अब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिका अंग, कोशिकाओं के भीतर विशिष्ट झिल्लीबद्ध संरचनाएं होती है जो शरीर के अंगों की तरह ही कोशिका के अस्तित्व और कार्य के लिए आवश्यक विशिष्ट कार्य करती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी लंबाई 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है और 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁶ मीटर होता है। इनका व्यास 0.1 से 0.6 माइक्रोमीटर होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट याद नहीं है, ये याद रखिए। इसकी लंबाई माइटोकॉन्ड्रिया की 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एपोप्टोसिस, माइटोकॉन्ड्रिया एपोप्टोसिस यानी कोशिका की नियोजित मृत्यु, कोशिका की नियोजित मृत्यु में शामिल होता है। इसे अजीब अंगक और कोशिका के भीतर कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ड ज्यादा है, कोशिका के भीतर कोशिका किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसकी खोज कॉलिकर ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। ये एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण करता है। कणिका कोशिका की नियत कार्यक्रमित मृत्यु यानी कि सूत्रकणिका कोशिका की नियत कार्यक्रमित मृत्यु, जिसे अपोस्टोसिस भी कहते हैं, में शामिल होता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, जो ऊर्जा बनाने के लिए एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। एटीपी को कोशिका की मुद्रा भी कहा जाता है। एटीपी को कोशिका की मुद्रा भी कहा जाता है। सूत्रकणिका की 2 झिल्लियां होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 झिल्लियां होती हैं। बाहरी झिल्ली जो प्राकृतिक रूप से छिद्रयुक्त होती है, और आंतरिक झिल्ली एटीपी संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रयुक्त और आंतरिक झिल्ली एटीपी संश्लेषण के लिए उत्तरदायी। सूत्रकणिका का स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। आकार एक सॉसेज जैसा होता है।
एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की शारीरिक गतिविधि के आधार पर अलग अलग होती है। मतलब एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है, जो उसके बनावट और उसकी शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करती है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस वह मुख्य अभिक्रिया है जो कोशिकीय कार्यों को संचालित करने के लिए ऊर्जा मुक्त करती है। यानी एटीपी हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त करती है। यह कोशिका के भीतर ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ऊर्जा की आणविक मुद्रा मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ करेंसी के रूप में कार्य करती है। एटीपी प्लस H2O, एटीपी प्लस जल, ये बनाए एटीपेज हाइड्रोलाइसिस। इसके बाद ये बना एडीपी, इसे 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा निकलती है। अब पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकांग है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका राइबोसोम संरचना है। इसकी खोज किसने किया था? जी पैलेड। इनको याद रखना है, राइबोसोम का खोज किसने किया था? तो जी पैलेड ने किया था। इसकी खोज जी पैलेड ने 1955 में किया था। अब पढ़ते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईपीआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह थैलीनुमा संरचनाओं का एक जाल है। यह एक तरफ प्लाज्मा झिल्ली से और दूसरी तरफ बाहरी परमाणु झिल्ली से जुड़े होते हैं। एक तरफ प्लाज्मा झिल्ली से, दूसरी तरफ बाहरी परमाणु झिल्ली से जुड़े होते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच परिवहन का कार्य करते हैं। अगर पूछा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कौन करते हैं? तो अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके मध्य करते हैं। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये जहर और दवाओं को विष हरण करते हैं। यानी ये जितना भी टॉक्सिन्स आते हैं शरीर के अंदर, इनका ये विष हरण करते हैं। यकृत में चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका द्वारा कोशिका वर्णक P450 नामक एंजाइम के माध्यम से ये विष हरण करते हैं। विष हरण पूछेंगे किस में करते हैं? तो ये यकृत में करते हैं, यानी कि लीवर में करते हैं। यानी कि शरीर से टॉक्सिन निकालने का कार्य किसका है? यकृत का है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रकार, ये लंबी नलिकाएं होते हैं और ये कोशिकाएं और सिस्टनी की बनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का पाया जाता है, एक आरईआर, एक एसईआर। आरईआर और एसईआर। आरईआर खुरदरी इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। ये प्रोटीन का संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद राइबोसोम ही करते हैं। जबकि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं चिपका होता है और यह विशेषतः राइबोसोम की अनुपस्थिति है। इसमें अनुपस्थित होता है राइबोसोम, और ये लिपिड और वसा का संश्लेषण करते हैं, यानी कि लिपिड और वसा का निर्माण करते हैं। यहाँ राइबोसोम अनुपस्थित होता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कहाँ है? इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था 1898 में। यह पुटिकाएं कुंड और रिक्तिका से मिलकर बना होता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी निकाय के दो मुख्य भाग होते हैं। गोल्जी बॉडी के दो मुख्य भाग होते हैं, एक शीश, दूसरा ट्रांस। शीश फेस ये उत्तल होता है, गोल्जी बॉडी का पूछा जाता है। शीश भाग ये उत्तर पाया जाता है और नाभिक की ओर चिपका होता है। गोल्जी बॉडी का जो सा भाग नाभिक की तरफ चिपका होता है उसको शीश बोला जाता है,
और ये उत्तल प्रकार का होता है, ये प्राप्त करने वाला भाग है, ये किसी भी चीज को प्राप्त करता है। और ट्रांसफेज ये अवतल होते हैं, ये अवतल होते हैं और प्लाज्मा झिल्ली की ओर चिपके होते हैं। ये अवतल होते हैं और प्लाज्मा झिल्ली की ओर चिपके होते हैं। इनका अगर कार्य पूछा जाए तो प्रोटीन और वसा की पैकिंग, प्रोटीन और वसा का पैकिंग, गोल्जी बॉडी का काम है पैकर्स एंड मूवर्स का। ये प्रोटीन और वसा का पैकिंग करते हैं और भेजने का कार्य करते हैं। पैकिंग और मूवर्स, पैकर्स और मूवर्स, किसी भी चीज को प्रोटीन वसा को पैक करके भेजने का काम है गोल्जी बॉडी का, इसलिए इन्हें डाकघर भी कहा जाता है। कोशिका का डाकघर गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सेल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कंप्लीट फैट मैन बहुत जल्द करा दिया जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।